लिखना किसे पसंद होता है? आप किसी बच्चे से ये सवाल करेंगे कि क्या तुम्हें लिखना पसंद है, उसका जवाब ना में आएगा। स्कूल में हमें लिखने के लिए कहा जाता है और लिख लिख कर हम इतने ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि बाद में लिखना चाहते ही नहीं। इसीलिए हर बच्चा यही कहेगा, लिखने के लिए मत कहिए, मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वही तो भविष्य में एक लेखक बनते हैं। मैं जब 6 साल का था तभी समझ चुका था कि मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ना सिर्फ स्कूल में मैं लिखा करता था, घर आकर भी हमेशा लिखता ही रहता था। लेकिन बचपन में आपकी जो कला होती है वो लोगों की समझ से बाहर होती है। मेरे अध्यापक भी मेरी कला को समझ नहीं पा रहे थे, मेरी माँ भी मेरी कला को समझ नहीं पा रही थी। स्कूल में जब मैं लिखा करता था तो मेरे अध्यापक कहते थे, ये क्या लिख दिया तुमने? मैं उन्हें कहता था, मैं लेखक बनूंगा, मैं कुछ अलग लिख रहा हूं। वो कहते, तुझे लिखने के लिए तो कुछ और कहा गया है, ये तेरा टेस्ट है। मैं उन्हें कहता, एक लेखक किसी की कॉपी नहीं करता, आपने जो लिखने के लिए कहा है वो कोई और लिख चुका है, मैं दोबारा उसे वैसे ही कैसे लिखूं? वो मुझे पीटा करते थे। लेखक की शुरुआत ऐसे ही होती है, लोग उसकी पहचान को समझ नहीं पाते। लेकिन मां तो मां होती है, मां को तो समझना चाहिए था, मां भी नहीं समझती थी। घर आकर मैं होमवर्क तो करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं लिखना चाहता था। लेकिन गरीबी के कारण मेरे पास नोटबुक्स नहीं थी, सिर्फ स्कूल की नोटबुक्स थी। और मां कहती, बेवजह लिखता मत रहा कर, तो मैं दीवारों पर लिखता रहता। मां कहती, ये क्या करता है, दीवारें खराब कर देता है। और मैं कहता, मां लिखने का शौक है। तो मां कहती, बाहर जाकर लिख। मैं लोगों के घरों की दीवारों पर लिखना शुरू कर देता तो वो मुझे पीटते। लेखक की जिंदगी आसान नहीं होती। घर आकर मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी मुझे लिखने का शौक है, मुझे लिखने दीजिए। मेरे पिता ने मुझे कई नोटबुक्स ला कर दी थी और 10 दिन बाद मेरा लिखा हुआ जब मेरे पिता ने पढ़ा था, मुझे पीठ पर मुक्के मार मार कर कहा था, ये क्या लिखता है, इतना बकवास। मैंने पिता को समझाया था, पिताजी ये स्कूल वर्क नहीं है, ये मैंने लिखा है। और पिता ने 2 चमाटे लगाकर कहा था, ये क्या लिखा है, मर जाऊंगा तेरे लिए ज्यों का त्यों, कहंदी पौ पौ पौ, ये क्या लिखा है। मेरे पिता मेरे लिखे गए उन शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद घर में लिखना मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई, लिखने का शौक भी मेरा बढ़ता चला गया। आपने भी शायद मेरा लिखा हुआ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इस समय ज़्यादा फेमस तो नहीं, लेकिन ये मैं पक्का कहता हूं, मेरा लिखा हुआ आपने पढ़ा तो होगा। रजनी मैं तुमसे प्यार करता हूं, शिखा तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगा। नैना वेड्स राजन, ये शब्द स्कूल के बेंच पर लिखे हुए पढ़े होंगे आपने, या बाथरूम की दीवार पर लिखा हुआ जरूर ही पढ़ा होगा। किसने लिखा सोचा होगा। आपको लग रहा होगा कोई किसी से कितना प्यार करता है जो इन जगहों पर यह सब लिख देता है, लेकिन यह किसी साधारण इंसान का काम नहीं होता, ये एक लेखक का काम होता है। मैं लिखता हूं वो, लेकिन मेरा लिखा हुआ किसी को पसंद नहीं आता था, सिर्फ एक को पसंद आता था। मेरी क्लास की पढ़ने वाली एक लड़की गुंजन, वो हमेशा मुझे कहा करती, तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही रस है। मैं उसे कहता, नहीं रस तो है ही नहीं, निचोड़ कर देख लो। फिर मेरी तरफ बड़े प्यार से देखती। बचपन की दोस्त थी ना, जब तक स्कूल खत्म हुआ ये दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। जन्मों जन्मांतर की कस्में खा ली थी हमने कि इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हम एक साथ ही रहेंगे, शादी करेंगे और बुढ़ापा भी एक साथ ही देखेंगे। मैं एक लेखक बनना चाहता था, लेखक बनकर काफी ज्यादा पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को मना ही लूंगा, ये कहा था मैंने गुंजन को। लेकिन गुंजन कहती थी, मेरे पिता को मनाना बहुत मुश्किल होगा,
तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। मैं धीरे धीरे लिखता गया। 9 नॉवल मैंने लिखी थी जो किसी को पसंद नहीं आई थी। 10वीं नॉवल लोगों को पसंद आ गई, जिसकी 1.5 लाख प्रतियां बिकी थीं और उससे अच्छी खासी कमाई हुई और मेरा नाम बना, एक लेखक जो कुछ भी लिख सकता है। कई लोग अब भी कहते हैं कि कुछ भी लिख देता है, लेकिन कुछ भी में कुछ तो होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, गुंजन के लिए प्यार भी मेरा बढ़ता गया था, क्योंकि अब मैं एक अच्छा खासा लेखक बन चुका था। भले ही मेरी हर नॉवल लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन जो नॉवल पसंद आती थी उससे अच्छी खासी कमाई जरूर हो जाती थी। मैं गुंजन से शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था जो मुझे आसान लग रहा है वो इतना आसान है नहीं। गुंजन स्कूल में मुझे कभी नहीं बताया करती थी कि उसके पिता क्या काम करते हैं, और मैं बार बार ये सवाल पूछा जरूर करता था, क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। मेरा लक्ष्य हमेशा से यही रहा था कि भविष्य में उसके घर बात करके मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन कुछ तो था जो वो मुझसे छिपाया करती थी, और इस बार मैं अपनी जिद पर अड़ गया। जब एक पब्लिक पार्क में एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर हम बैठे हुए, मैंने गुंजन को कहा था, गुंजन मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। जब भी कुछ लिखता हूं बस तुम्हारी याद आती है। और गुंजन कहती है, क्या तुम मेरे बारे में सोचकर वो सब लिखते हो, इसीलिए तुम्हारी नॉवल कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती। मैंने कहा, गुंजन बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मैं कहना यह चाहता हूं कि तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहता हूं। गुंजन घबरा चुकी थी। मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, लेकिन फिर मैंने उससे यह सवाल किया, गुंजन घबराओ मत, मैं तुम्हारे परिवार वालों को मना लूंगा, क्या हुआ तुम्हारी माँ नहीं मानेगी? गुंजन ने कहा, माँ तो बड़ी आसानी से मान जाएगी, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे। मैंने कहा, गुंजन मेरा काफ़ी नाम हो चुका है, मैं लेखक हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा चुका हूँ, तुम्हारे पिता मना करेंगे तो कैसे करेंगे? गुंजन ने कहा, मुंह से करेंगे। मैंने उससे झगड़ा किया, गुंजन अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है, अभी बताओ तुम्हें कोई और पसंद है? उसने कहा, बात वो नहीं है, मेरे पिता को कैसे मनाएंगे समझ में नहीं आ रहा, बचपन से यही बात मुझे खाई जाती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन शादी कैसे होगी यह समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, गुंजन बताओ मुझे अपने बारे में जो भी परेशानी है बताओ। और फिर गुंजन ने मुझे बताया, उसके पिता एक तांत्रिक हैं जो चाहते हैं कि गुंजन की शादी एक तांत्रिक से हो, एक ऐसा लड़का जो तंत्र मंत्र जानता है, इसी के साथ उसने PhD भी कर रखी है, वो भी पुरानी साधनाओं में, वो भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की पढ़ाई में। गुंजन के पिता गुंजन की शादी उससे करना चाहते थे। मैंने कहा, गुंजन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं उजड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और गुंजन ने कहा, लेकिन अब किया क्या जा सकता है? मैंने कहा, कोशिश की जा सकती है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तुम्हारे पिता मना नहीं कर सकते, मैं कहूंगा कि गुंजन मेरे बिना मर जाएगी। गुंजन ने कहा कि वो कहेंगे मर जाओ, वो अपने घर में बेटी की शादी एक तांत्रिक से ही करवाएंगे, वो बचपन से कहते आ रहे हैं। मैं उदास था। 2 दिन तक पुदीने वाले नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद मुझे सुध बुध ना थी। फिर तीसरे दिन मैं सीधा गुंजन के घर पहुंचा, वो भी वक्त रात का था। मुझ में हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि दारू में पेट्रोल मिलाकर पिया था मैंने, इससे नशा बढ़ता है मेरे दोस्तों ने कहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जलन भी हो रही थी। जलन शरीर के जिस अंग में हो रही थी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना था हिम्मत बड़ी थी। दरवाज़ा खटखटाया मैंने और गुंजन मुझे देखते ही घबरा गई। मैंने कहा, गुंजन अपने पिता को बुलाओ,
मैं नशे में हूं और बात करना चाहता हूं। गुंजन ने कहा, आज का दिन ठीक नहीं है, ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा और कहा, क्या हुआ? तुम्हारे पिता उड़ते हैं क्या जो ऊपर नजर आएंगे? गुंजन ने कहा, नहीं, आज अमावस की रात है और अमावस की रात वो प्रीत साधना करते हैं घर के पीछे। इस हालात में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उनसे मिलना ठीक नहीं है। मैंने कहा, गुंजन, पूर्णिमा हो या अमावस हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और आज का दिन है, मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूं। गुंजन ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, लो, हाथ ले लिया, अब जाओ, मेरे पिता बहुत मारेंगे। मैंने कहा, गुंजन, मजाक मत करो, पिता को बुला कर लेकर आओ। जिसके बाद गुंजन की मां भी बाहर आ चुकी थी। मुझे देखते ही गुंजन की मां काफी ज्यादा खुश। शायद गुंजन ने अपनी मां से बात कर ली थी, लेकिन फिर गुंजन की मां थोड़ी सी घबराई। जब गुंजन के पिता बाहर आए, जिस वेशभूषा में वो थे, मैं समझ चुका था वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। शहर के मशहूर तांत्रिक जो तंत्र मंत्र और कई तरह की साधनाएं कर चुके हैं। मुझे देखते ही गुंजन के पिता ने कहा, कौन है तू? यहां इस समय क्या कर रहा है? मुसीबत है या हमें किसी मुसीबत में डालना चाहता है? मैंने कहा, देखिए अंकल, बड़ी मुश्किल से यहां पर आया हूं। सच थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन आपको सुनना होगा। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और यह प्यार अभी से शुरू नहीं हुआ है। जब हम तीसरी कक्षा में थे तभी हमने जीने मरने की कस्में खा ली थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं एक बड़ा लेखक हूं, काफी पैसे कमाता हूं। मेरी नॉवल देश के अलग अलग कोनों में आपको मिल जाएंगी। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जिसके बाद गुंजन के पिता ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर उन्होंने कहा, ओ सृष्टि की परेशानियों में फंसे भौतिक प्राणी, तुझे क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा? मैंने कहा, जी, सब कुछ है मेरे पास, परिवार भी है, पैसे भी है, अच्छा घर भी है, आपकी बेटी को और क्या चाहिए? फिर गुंजन के पिता ने कहा, ये तो भौतिक चीजें हैं, तुझे नहीं पता तांत्रिक कहां तक पहुंच जाते हैं और वहां हमें जो नजर आता है वो कीमती होता है। अपनी बेटी की शादी मैं एक तांत्रिक से करूंगा, तुझसे नहीं कर सकता। मैंने कहा, जी, मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने कहा, तो अभी तेरे पैसे दूर कर देता हूं। कहाँ है मेरी वो विभूति? इसके माथे पर मारूं ताकि इसके सारे पैसे उजड़ जाएं। गुंजन अपने पिता के पैरों में पड़ने लगी थी। गुंजन ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, जी, मैं इससे प्यार करती हूं। अपनी बेटी को पैरों में गिरे हुए देख गुंजन के पिता थोड़ा टूट चुके थे। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। वो थोड़ा रो रहे थे। मैंने हाथ जोड़े और कहा, जी, मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। मैं और मेहनत करूंगा, ज़्यादा लिखूंगा। फिर उन्होंने कहा, तुम लिखने वाला काम करते हो, हम पढ़ने वाला काम करते हैं। तुम सिर्फ लिखने तक सीमित हो, लेकिन हम पढ़ने के बाद और बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम मेरी बेटी को भौतिकी में सुख दे सकते हो, लेकिन पारलौकिकी में सुख नहीं दे सकते। अब मैं क्या करूं? हां करूं तो कैसे करूं? मन नहीं मान रहा। और सच कहूं, मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ एक तांत्रिक से कर सकता हूं। ये वचन लिया है मैंने, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने जल्दबाजी में यह कह दिया, जी, मैं अगर एक तांत्रिक बन जाऊं तो तब तो आप मेरी शादी गुंजन से करेंगे ना? तभी गुंजन के पिता की आंखें चमकी और फिर वो कहने लगे, ये हुई न मर्दों वाली बात। तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूं मैंने अपनी बेटी की शादी जिससे करनी है उसके बारे में सोच रखा है। अगर तुम उससे आगे निकल पाए, उससे ज़्यादा मेहनत कर पाए, तो मैं तुमसे गुंजन की शादी कर दूंगा। 1 साल बाद मुकाबला होगा 2 तांत्रिकों का। अभी के लिए कह सकता हूं एक तांत्रिक और एक लेखक का। 1 साल, आज ही के दिन, अगले साल यहां आ जाना और तब देखते हैं तुम गुंजन से शादी करने लायक हो या नहीं हो। उन्होंने मुझे बाहर निकाला था बाइज्जत। मेरा मुंह बाहर की तरफ था।
पीछे से उन्होंने कंधे पर धक्का देकर बाइज्जत मुझे बाहर निकाला था। मिट्टी को चूमा था मैंने, गिरा नहीं था मैं। फिर मैं घर से दूर, और उसके बाद गुंजन को मैंने नहीं देखा। कुछ दिनों तक गुंजन से मिलने की कोशिश की घर आकर मैंने कि मैं तो जी अब जवाई राजा हूं, लेकिन गुंजन की मां कह देती 1 साल का वक्त है, तब तक तुम गुंजन से मिल नहीं सकते। मैं मजबूर था, बहुत दुखी था। तंत्र मंत्र कहाँ से सीखूं, कुछ बताया तक नहीं। मैं एक लेखक हूं, लिखना जानता हूं। दूर दूर तक मुझे जानने पहचानने वाले लोग हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या करूं? लेकिन अपने एक लेखक मित्र से मुझे पता लगा एक तांत्रिक के बारे में, जो कि दूसरे शहर में रहता था। वो सिखाता था तंत्र मंत्र। मैं उससे मिल सकता हूं, उससे सीख सकता हूं। 1 साल का समय है, लेखन छोड़ दूंगा, तंत्र मंत्र सीखूंगा, और एक बार गुंजन से शादी हो जाए, दोबारा लेखक बनना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है। वैसे भी कभी कभी 1 साल तो लग ही जाता है एक किताब को लिखने में। अगले ही दिन सीधा मैं उसे शहर में पहुंचा था। कुछ लोगों से उस तांत्रिक के बारे में पूछा था, लेकिन वहां उसे जानने पहचानने वाला कोई नहीं था। शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर उसने अपना डेरा बना रखा था। उस डेरे तक पहुंचने के लिए मुझे 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा। किलोमीटर कम थे, समय ज्यादा लगा। कारण था टूटे हुए रास्ते। उस तरफ कम लोग जाते थे, कच्चे रास्ते बने हुए थे। पत्थर इतने ज्यादा पड़े थे, ना तो मोटरसाइकिल कार चलाई जा सकती थी और ना साइकिल चलाई जा सकती थी। चलकर मुझे वहां तक जाना पड़ा। तांत्रिक साधनाएं करते हैं और नहीं चाहते कोई वहां पर आए, इसीलिए पथ को कठिन बनाया जाता है। मैंने देखा बीहड़ में उस तांत्रिक का डेरा बना हुआ था, लेकिन वहां कोई चेला चपाटा नहीं था। बिल्कुल सुनसान सी जगह थी। आसपास टूटे फूटे कुछ घर थे जहां कोई रहने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी छतें उखाड़ी गई थी। दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, और यकीन कीजिए ये दिन का वक्त था और मुझे दिन के वक्त भी डर लग रहा था। फिर मैं उस डेरे के अंदर पहुंचा, और अंदर भी मैंने घास लगी हुई देखी, पेड़ पौधे लगे हुए देखे, लेकिन वो अपने आप लगे हुए पेड़ पौधे और झाड़ियां थी। इस जगह की सफाई लंबे समय से की नहीं गई थी। देखने में ये बिल्कुल साफ लग रहा था। फिर मैं उस तांत्रिक को ढूंढना चाहता था। सामने 2-3 कमरे बने हुए और उनके आगे झाड़ू पड़ा था, और वहां फर्श की सफाई हो चुकी, यानी यहां कोई रहता था। जैसे ही मैंने उस साफ फर्श पर पैर रखा, एक कमरे से एक गूंजती हुई आवाज आई थी, चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही मैं ये जान गया कि कोई यहां पर मौजूद है। मैंने कहा, जी बात तो सुनिए। लेकिन वो तांत्रिक एक बात सुनना ना चाहता था। उसने कहा, चले जाओ, मैं किसी की मदद नहीं करता। मुंह उठाकर आ जाते हैं मदद मांगने के लिए। मैंने कहा, तांत्रिक जी बात तो सुनिए। वो बात सुन ही नहीं रहा था, और 2 बार दरवाजा खोलकर मेरी तरफ उसने पत्थर फेंका था। अब मैं ये जान चुका था रास्ते में पड़े हुए पत्थर कहां से आए। यकीनन तांत्रिक ने लोगों की तरफ फेंके होंगे। पूरे पथ पर ऐसे ही पत्थर पड़े थे। लेकिन मुझे उस तांत्रिक से बात तो करनी ही थी। मैंने बात थोड़ी घुमाई। जी मैं मदद के लिए नहीं आया, मैं अपनी मदद नहीं चाहता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं सरकारी विभाग से आया हूं। तब उस तांत्रिक ने दरवाज़ा खोला और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, किस विभाग से हो? मैंने कहा, जी केंद्रीय सरकार से। उसने कहा, केंद्रीय सरकार का काम यहाँ पर क्या हो सकता है? मैंने कहा, जी केंद्र में काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, आपकी मदद नहीं चाहिए, आपको फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। नई स्कीम चालू हुई है जिसमें तांत्रिकों को कुछ पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपकी पूरी जानकारी चाहता हूँ।
क्योंकि ज़्यादातर जो तांत्रिक हैं अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। अगर सब पहचान गुप्त रखेंगे तो सरकारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी कैसे? इसीलिए सभी तांत्रिकों से उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। उस तांत्रिक ने कहा, कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा, जी 1500 रुपये। वो खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, जितने भी मिलते हैं मुफ्त में मिलेंगे ना? मैंने कहा, जी नहीं, मुफ्त में नहीं मिलेंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आप तांत्रिक हैं और इसीलिए मुझे आपके पास भेजा गया है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान। फिर उसने कहा, ठीक है, साबित तो मैं कर ही दूंगा। मैंने कहा, जी आपके पास 1 साल है, मैं आपके पास रहूंगा, तंत्र मंत्र आपसे सीखूंगा। अब मेरा भी एक ज़रूरी काम है, इसीलिए मेरा चुनाव किया गया है। 1 साल में आपको भी मुझे तांत्रिक बनाना होगा, एक चेला समझकर। वो सोचने लगा, विचारने लगा, फिर कहने लगा, तुम सच में सरकारी विभाग से हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घुमा फिराकर तुम अपना ही फायदा करवाना चाहते हो। मैंने कहा, जी नहीं, ये देखिए मेरे पास कुछ कागजात है। मैंने अपनी एक पुराने वाली नॉवल निकाली जो किसी को कभी समझ में नहीं आई थी। किसी ने इसके बारे में अच्छा नहीं कहा, सब कहते थे ये तो समझ से बाहर है। मैंने नॉवल आगे की तरफ बढ़ाई और कहा, ये देखिए जी, सरकारी कागजात पढ़कर देखिए। उसने 2 पन्ने पढ़े और सर को खुजाता हुआ कहने लगा, काफ़ी मुश्किल लगता है, सरकारी पेपर ही होंगे, वही होते हैं जो समझ में नहीं आते। चलो तुम्हें 1 साल में तांत्रिक बना दूंगा, इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने कहा, जी आपको भी महीने के 1500 मिल जाया करेंगे, तो आज ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उस रात में उसके वो डेरे पर रुका था। एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया गया था। उसे मुझ पर भरोसा हो चुका था, जिसके बाद वो रात निकालना बड़ा मुश्किल हुआ। उसके कमरे से भयानक सी आवाज़ें आती थी, जैसे भीड़ लगी हो। बाहर भी पत्तियों के हिलने की आवाज़ें, छत पर चलने की आवाज़ें, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई होता नहीं। मुझे ये पूरी जगह भूतिया लग रही थी और इससे ये तो साबित हो गया कि ये तांत्रिक कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो आम इंसानों को पता नहीं होता। मुझे लगा था सिर्फ तंत्र मंत्र करते हैं, वैसे ही मंत्र बोलते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा था तांत्रिक के पास शक्तियां तो हैं। अगली सुबह 6 बजे मुझे उस तांत्रिक ने उठाया और कहा, आज से शुरुआत करनी है। मैं अगर तुम्हें तांत्रिक बना दूं तो कितने समय में तांत्रिक बनाऊं तो काम चल जाएगा? क्या पूरा साल ही तुम यहां पर रहोगे? मैंने कहा, जी नहीं, अगर आप मुझे तांत्रिक बनाएं, मैं बता देता हूं, मेरी भी एक मजबूरी थी, इसीलिए मैं सरकारी विभाग में गया तो उन्होंने मुझे काम पर रखा। असल में एक तांत्रिक है जिसकी बेटी से मैं प्यार करता हूं, तो मुझे तांत्रिक बना दे ताकि मैं उस लड़की से शादी कर पाऊं, बस इतना काम है। जिसके बाद वो तांत्रिक मुझ पर थोड़ा थोड़ा शक करने लगा, लेकिन मैंने सुबह उठते ही 1500 रुपये दे दिए। फिर वो कहने लगा, पैसे मिले हैं, ठीक ही लगता है। फिर उस तांत्रिक ने कहा था, एक तांत्रिक अपनी बेटी की शादी एक तांत्रिक से करना चाहता है, इसीलिए इश्क के लिए तुम भी एक तांत्रिक बनना चाहते हो। प्यार में ताकत है तुम्हारे। सुबह सुबह मैं तुम्हें सिखाता हूं आज शुरुआत कैसे करनी है। उसने मुझे पास के इलाके से लकड़ी लेके आने को कहा रात को आग जलानी है, लकड़ियां लेकर आओ। शाम के वक्त मैं वापस पहुंचा। मेरी लकड़ियों को देखकर वो तांत्रिक घूरे जा रहा। पूछा था उसने, ये क्या लेकर आए हो? मैं 4 टहनियां लेकर आया था, छोटी छोटी सी हाथ में पकड़े हुए। मैंने कहा, जी लकड़ियां, आग जलानी है ना। तांत्रिक मेरी तरफ देखने लगा, फिर लकड़ियों की तरफ देखता हुआ कहने लगा, इतनी लकड़ियां, क्या दुनिया को आग लगानी है? इतनी सारी क्यों लेकर आए हो? मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, लकड़ियां लेकर आनी थी, टहनियां नहीं लेकर आनी थी। आग लगानी है, पूरी तरह से साधना करनी है तो ज़्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। कोई बात नहीं, पहला दिन है, ज़्यादा पता नहीं है तुम्हें। मेरे पास लकड़ियां हैं, यहीं पर हम शुरुआत करेंगे।
उसने लकड़ियों को आग लगाई, जिसके बाद आग लाल रंग की हो चुकी थी। फिर वो तांत्रिक कहने लगा, लकड़ियाँ इस तरह से रखनी है, जो मंत्र मैं बोलने को कहता हूँ वो मंत्र तुम्हें बोलने होंगे। उसने मंत्र बोलने को कहा। इतनी शुद्ध संस्कृत थी, मुझसे बोला ही नहीं गया। मेरी ज़बान को 2 बार लकवा मार गया था। मैं बार बार बेहोश हो जाता क्योंकि ज़बान पीछे की तरफ मुड़ जाती। शब्द इतने कठिन थे, मैं बोल नहीं पा रहा। फिर उसने 2 बार मुझे होश में लाया और कहा, तेरे शब्द पूरे क्यों नहीं होते? मैंने कहा, जी मेरे गले का जो टेंटुआ है वहाँ से शब्द पूरे नहीं निकलते, बचपन से ही थोड़ा तोतला कह सकते हैं। उस तांत्रिक ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, तो फिर शब्द पूरे नहीं बोलेगा तो तांत्रिक कैसे बनेगा? मैंने कहा, जी कोई और तरीका तो होगा। पूरी रात वो आग के सामने बैठा रहा और ये सोचता रहा कि मुझे वो तांत्रिक बनाएगा तो बनाएगा कैसे। बिना तंत्र मंत्र के कोई तांत्रिक बन नहीं सकता। और सुबह सुबह उसने कहा, एक तरीका है, क्योंकि तू खुद तो साधनाएं कर नहीं सकता, तो तू अगर शक्ति को पाले और उसके बाद सामने वाले को ये दिखाए कि ये शक्तियां तूने साधना से प्राप्त की हैं, तो तुझे तांत्रिक का दर्जा तो मिल ही सकता है। कम से कम तू तांत्रिक बनेगा। और तुझे कौन सा ये काम करना है? तुझे तो लड़की से शादी करनी है। एक बार शादी हो गई तो परिवार वाले मान ही जाएंगे। उसके लिए जो तरीका है वो ज़बान से भी ज़्यादा कठिन है। मैंने कहा, जी ज़बान मेरी मुड़ जाती है, बचपन से ऐसा हूँ, लेकिन अगर आप कोई और काम कहेंगे वो मैं पूरी ताकत से करूँगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। वो तांत्रिक हंसने लगा। यह काम कितना मुश्किल होने वाला है तुम्हें पता भी है? रात के वक्त तुम्हें मैं एक लालटेन दूंगा। मैंने कहा, जी रात के वक्त ही क्यों? क्या मुझे कहीं अंधेरे में जाना है? उस तांत्रिक ने कहा, हाँ, अंधेरे में भी जाना होगा और अकेले भी जाना होगा। मैं थोड़ा सा सहमा। आखिर ऐसा कौन सा काम है जहां मुझे अंधेरे में अकेले जाना होगा और ये तांत्रिक मेरे साथ नहीं होगा? उस तांत्रिक ने बताया, ये डेरे से जो आगे वाली जगह है ना, वो भूतिया है, इसीलिए मैंने डेरा यहां पर बनाया था, क्योंकि तंत्र मंत्र से मैं उन शक्तियों को काबू कर सकता हूं। लेकिन किसी को नहीं पता, वो भूतिया उजाड़ गांव में एक घर ऐसा है जहां पर रखी हुई एक बहुत ही कीमती चीज बड़ी आसानी से एक ताकत को आपके करीब ला सकती है। अगर तुमने वो ताकत को पा लिया ना, कह सकते हो एक तांत्रिक बन गए। अब तुम्हारे काबू में एक ऐसी शक्ति होगी जिससे बहुत कुछ करवा सकते हो। कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। सबको लगेगा तुम एक तांत्रिक बन चुके हो। वो तुम्हारे कान में बता सकती है, वो तुम्हारे कान में बता सकती है, वो तुम्हें जानकारी दे सकती है। मैंने कहा, जी करण पिशाचनी? उसने कहा, नहीं, वो करण पिशाचनी नहीं है, वो एक अलग ताकत है जो तुम्हें वहां जाकर पता लगेगा। लेकिन उसे ढूंढने के लिए तुम्हें लाल लालटेन साथ लेकर जानी होगी और रास्ता कठिन है। उस घर तक पहुंचना मुश्किल है। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। मैंने कहा, जी अब तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, अब क्यों परीक्षा देनी होगी? तांत्रिक ने कहा, कुछ पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। स्कूल में भी तो सर्टिफिकेट तुम्हें परीक्षा देने के बाद ही मिलता है, तो यहां पर भी वो चीज परीक्षा देने के बाद ही मिलेगी। मैं थोड़ा सा उदास था। स्कूल के किस्से उस तांत्रिक को क्या बताता मैं, लेकिन उसने तरीका मुझे समझा दिया था और कहा, आज ही रात अगर तुम वहां पर चले जाओगे तो काम ही खत्म हो गया, यानी कि उसके बाद यहां रहने की जरूरत नहीं है। कह देना सिद्धियां हो रही हैं, मजे करो। 1 साल बाद कहना मैं तांत्रिक बन गया, बस। सच बात यह थी कि मेरा काम भी हो जाता, उस तांत्रिक का काम भी हो जाता। इसीलिए रात को मैं तैयार था और उसने मुझे पूरा तरीका बताया था, पूरा रास्ता बताया था और यह भी कहा था, रास्ता कठिन होगा और रास्ते में तुम्हें ऐसी ताकतें मिलेंगी, क्योंकि ये जगह, वो रास्ते, वो घर सब भूतिया हैं। कठिनाइयां होंगी लेकिन आगे बढ़ते जाना। मैं एक साधारण इंसान था। वो लाल लालटेन मेरी परेशानियों को कम करती।
बाकी मुझे दिमाग लगाना था, जैसे उस तांत्रिक ने सिखाया था। जैसे ही मैं उस डेरे की पीछे वाली दीवार को फांदकर उस भूतिया जगह की तरफ बढ़ने लगा था, रास्ते में पत्थर था। मेरा पैर उस पत्थर से टकराया। लालटेन मैंने छाती पर लगा रखी थी। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, लालटेन की कांच टूट चुकी थी और उसमें जो आग थी वो मेरे कपड़ों को लग गई। जल रहा था मैं, धधक रहा था मैं, आगे नहीं जा सकता था। भागा मैं पीछे की तरफ और दीवार फांदकर जैसे ही मैं तांत्रिक के सामने खड़ा था, तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकल रही है। मैंने कहा, जी मैं जल रहा हूं, लालटेन टूट गई। तांत्रिक का चेहरा उतर ही गया। पास में कीचड़ था, वहां बारिश का पानी रुकता था। छलांग लगाकर मैंने आग को बुझाया। तांत्रिक के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा था मैं। लालटेन पिचक चुकी थी, इसीलिए कपड़ों को आग लगी जब ये तांत्रिक को पता लगा। तांत्रिक पत्थर मारना चाहता था, लेकिन 1500 रुपये गंवाना नहीं चाहता था, तो खुद को रोका उसने। नई लालटेन दी उसने, जिसके ऊपर जाली लगी थी, और उसने कहा, ये मोटे वाली लालटेन है, इसे मैं अपने लिए रखता हूं, इसे पिचकाकर मत लेकर आना। मैंने कहा, जी गलती हो गई थी, जानबूझकर नहीं किया मैंने। फिर दोबारा उस दीवार को फांदकर लालटेन को हाथ में पकड़े हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा था। मुझे उस तांत्रिक ने बताया था, लाल लालटेन लेकर रोशनी तो होगी, लेकिन इसी से तुम्हें सामने साफ नजर आएगा। रास्ता सुनसान है, वीरान है, इंसान कोई नजर नहीं आता। वहां जो भी दिखे समझ लेना कि भूत ही है। मैं बातों को सही से समझ ही नहीं पाया था। मुझे लगा था भूत प्रेत छलावे सब कुछ हो सकते हैं। आगे मुझे एक कुत्ता मिला। मुझे लगा ये भूत है, मेरी तरफ देखकर गुर्रा रहा था, भले ही थोड़ा दूर था। मुझे पत्थर नहीं मारना चाहिए था। मैंने पत्थर मारा, वो भौंकने लगा, पीछे पड़ गया। पेड़ पर चढ़कर मैंने खुद को बचाया। बार बार मैंने कहा था, वो छलावे तुझे पहचान लिया मैंने। वो भौंकता गया, भौंकता गया, लेकिन कुछ समय बाद, भौंकने के बाद वो थक चुका था, तो वहां से चला गया। जब वो दूर जा चुका था, मैं उस पेड़ से नीचे उतरना चाहता था। जैसे ही मैंने पैर सरकाया, मुझे महसूस हुआ उस पेड़ पर कोई है। उस पेड़ के ऊपर एक उल्टी लटकी हुई औरत थी, जिसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब था। मुझे देखकर कहने लगी, इस तरफ अकेले आए हो, डरते भी हो, और हाथ में लाल लालटेन लेकर आए हो, क्योंकि तुम्हें यह भी पता है ये जगह भूतिया है। लेकिन हरकतें तुम्हारी अतरंगी क्यों लग रही हैं? मैं जल्दी से पेड़ से उतरना चाहता था। उसने मेरे कपड़ों को पकड़ लिया और कहा, जवाब दो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और तांत्रिक ने कहा था कि अगर किसी से मुलाकात हो ही गई तो उसे तुम्हें बातों से हराना होगा। और मैंने शेखी बघारते हुए कहा था, लेखक हूं, किसी को भी शब्दों में फंसा सकता हूं, लेकिन जब आप फंसे होते हैं ना, तो लेखक वाला दिमाग काम नहीं करता। चुड़ैल थी वो, उल्टी लटकी हुई थी, पैर उल्टे थे उसके, और मुझसे सवाल पूछ रही थी, तुम यहां क्या करने आए हो? मैं क्या जवाब देता? मैंने कहा, उस घर के चमत्कारी पत्थर को लेने आया हूं। वो हंसने लगी और कहने लगी, वाह, मुझे लगा था मेरे हाथों मरोगे, और अगर नहीं मरे तो बचकर निकल जाओगे। अब लगता है मौत दर्दनाक लेने के लिए आए हो। जाओ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगी, मरना तुम्हारी नियति में है, चलो आगे। उसने मुझे छोड़ दिया। धमकाया था कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। क्या बुरा होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन चुड़ैल ने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। बातों में फंसाया क्या मैंने उसे, या वो मुझे सतर्क कर रही थी? समझ में नहीं आया। लेकिन लालटेन को लेकर मैं उस गांव के करीब तक पहुंच गया। बाहर की तरफ कुछ लकड़ियां जमीन में गाड़ी गई थी। उन लकड़ियों के ऊपर जानवरों की खोपड़ियों को रखा गया था, उस गांव को डरावना दिखाने के लिए। लेकिन गांव भूतिया है, तांत्रिक ने भी बताया था। जैसे ही गांव की हद के करीब पहुंचा,
एक हवा की झोंके ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। दोपहर के वक्त तांत्रिक ने पता नहीं कैसा खाना खिलाया था कि अब पेट दर्द किए जा रहा और हवा का झोंका मुझे परेशान कर रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते मेरा पेट दर्द करता गया और जैसे ही मुझे उन लकड़ियों के पास एक आदमी नजर आया, मैं उससे लड़ता, उससे बातें करता, लेकिन अगर मेरा पेट दर्द ना कर रहा होता तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज। मैं पीछे नहीं जाना चाहता था, मुझे वो पत्थर तो चाहिए ही था, लेकिन उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। फिर उसने कहा, यहां तक आए हो, लेकिन मुझे देखते ही डर गए। जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे डर का इस्तेमाल करूंगा मैं। मैंने कहा, जी मैं डर नहीं रहा, 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट में आता हूं। उसने कहा, 2 मिनट में कोई नहीं आता। भागने का तरीका ढूंढ रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे खौफ को तुम्हारे पैरों में जंजीरें बनाकर बांध दूंगा तुम्हें यहां पे। मैंने कहा, जी मैं डर नहीं रहा, चेहरा देखिए मेरा। वो हैरान हो गया, सच में तुम्हारे अंदर डर नहीं है? मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मैंने कहा, जी बस 2 मिनट, मैं आता हूं। उसने कहा, नहीं तुम डर ही रहे हो, मैं देख रहा हूं, डर है तुम्हारे अंदर, लेकिन बड़ा अजीब तरह का डर है। मैंने कहा, जी जाने दीजिए, जरूरी काम है। उसने कहा, नहीं, डर है, बढ़ रहा है, डर बढ़े जा रहा है। मैं तुम्हारे अंदर डर के साथ दर्द को महसूस कर रहा हूं। बताओ मुझे, बताओ अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव। मेरी ताकत है रूह के अंदर से खौफ को बाहर निकाल लेना। मैंने कहा, जी जाने दीजिए मुझे। मैंने उसके हाथों से छूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। बताया था तांत्रिक ने कि सीधे सीधे कोई प्रेत, कोई चुड़ैल तुम पर हमला नहीं करेगी, तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे। बातों से तुम फंसा सकते हो जब तक लाल लालटेन तुम्हारे पास है। लेकिन उसने मुझे पकड़ा हुआ था, दर्द बढ़ रहा था मेरे पेट में। मैं भागना चाहता था, दूर जाना चाहता था, फिर वापस आता। समय सही नहीं था, मुझे कुछ मिनट चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। कहा, तेरा दर्द, तेरा खौफ बढ़ रहा है, रुक, अब तेरी मौत तुझे मेरे करीब लेकर आ रही है। मैंने कहा, छोड़ दीजिए। उसने कहा, बता, सच बता। मैंने कहा, 1 मिनट जी, जाने दीजिए, समय कम है मेरे पास। उसने कहा, सच बता। मैंने कहा, जी टट्टी आई है, जाने दीजिए। उसने मुझे छोड़ा, मैं वहां से भागा। 5 मिनट में हल्का होकर मैं वापस आया और फिर कहा, अब बात कीजिए। उसने कहा, तुम्हारे अंदर मैं खौफ देख नहीं पा रहा, दर्द महसूस नहीं कर पा रहा। समझ गया, कभी कभी इंसान अंदर से कमजोर पड़ जाता है। मैंने कहा, अंदर से कमजोर पड़ा था, अब कमजोरी बाहर निकल चुकी है। उस प्रीत ने मुझे कहा, कौन हो तुम, अपनी जानकारी दो। मैंने कहा, जी मैं एक लेखक हूं। उसने कहा, लेखक हो तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तुम्हें शायद लिखना बहुत पसंद होगा, लेकिन तुम्हारा लिखा गया अगर मुझे पसंद ना आया तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। मैंने कहा, जी मैं लिखूंगा ही कुछ ऐसा कि आपके अंदर ज्वाला उत्पन्न होगी। वो कहने लगा, ऐसी बात है तो लिख कर दिखाओ, सुनाओ कुछ। मैंने कहा, जी सुनाना अलग होता है, लिखना अलग होता है। मैं लिखता अच्छा हूं, पढ़ता अच्छा नहीं हूं। मैं लिख कर दूंगा, आपको पढ़ना होगा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, बातें बड़ी कमाल की करते हो, लिख कर दो मुझे। मैंने कहा, जी पत्ती चाहिए मुझे। वहां पत्तियां बिखरी पड़ी थी, एक सूखी हुई पत्ती उठाई मैंने। मैं लिखने लगा, वो सामने आ गया। मैंने कहा, जी रुकिए, आप सामने नहीं आ सकते, छिप कर लिखूंगा, बाद में पढ़िएगा। मैं आपके हाथ में पत्ती रखूंगा, फिर पढ़िएगा, कमाल का लिखूंगा। वो पीछे हुआ, मैंने लालटेन दूसरी तरफ घुमाई, लालटेन की जाली को खोला, पत्ती को आग लगाई, फिर वो पत्ती को छिपाया और कहा, लिख लिया लिख लिया, हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया, मैंने हाथ पर वो पत्ती रख दी। पत्ती को आग लगी थी, उसे भी आग लग गई। मुझे बताया था उस तांत्रिक ने, ये लाल आग से प्रीत डरते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। लेकिन लालटेन को देखकर उन्हें यह लगता है लालटेन तो कैद है, उन्हें जलाना मुश्किल है।
मैंने दिमाग लगाया, पत्ती जलाकर हाथ में रख दी। लाल आग उसके पूरे शरीर में लग गई थी। उस समय उसने गंदे गंदे भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वो जलन, उसका तड़पना मैं देख नहीं सकता था। मैं चाहे इंसान हो चाहे कोई प्रेत हो, उसे दर्द देना या दर्द में तड़पता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैंने कुछ नहीं किया था, पत्ती ही थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई थी, इसीलिए मैं गांव के अंदर था और वो पीछे किस रूप में पहुंचा होगा मैं जान तक नहीं पाया। वो रास्ता सुनसान सा था, गलियां बंद पड़ी थी, पत्थर पड़े हुए, झाड़ियां और दरवाजे अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, बंद होने लगी। कोई बाहर से गांव में आया है और वो भी लाल रंग की आग वाली लालटेन को पकड़े हुए। शायद घरों के अंदर जो प्रेत थे वो डर भी रहे थे, चिंतित भी थे और शायद मुझे डराना भी चाहते थे, लेकिन आवाजों से डरता नहीं मैं। लेखक अच्छा हूं, सब कुछ लिख चुका हूं। ऐसी घटनाओं का विवरण मैंने अपनी कई कहानियों में दिया है। सामने मुझे वो घर नजर आ रहा था जिसमें मुझे वो चमत्कारी पत्थर मिलता और उस चमत्कारी पत्थर में एक शक्ति थी जो मुझे तांत्रिक बना सकती थी। काम इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन तांत्रिक ने कहा था खतरा हो सकता है तुम्हें। मैं घर के आगे था, दरवाज़ा खोला मैंने, बड़ी आसानी से खुल गया। वो दरवाज़ा अपने आप बंद नहीं हुआ, खिड़कियां नहीं हिली। जैसे ही चौखट को पार किया मैंने, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। नाक तोड़ दी, किसने तोड़ी मुझे पता तक नहीं था। मैं पीछे गिरा, लालटेन नीचे गिरी। लालटेन उठाई मैंने, आग बुझी नहीं थी। आग बुझ गई और मैं इस गांव के बीच में हूं। जिंदा नहीं बचूंगा, यह तांत्रिक ने कहा था। मैंने लालटेन हाथ में पकड़ी। सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे इतना पता था दरवाजा अपने आप फिर से खुल चुका है। मैं पैर अंदर रखूंगा, दरवाजा बंद होगा, मेरी नाक फिर से टूटेगी। मैंने दरवाजा खोला, दरवाजे के नीचे पत्थर लगा दिया, फिर चौखट से छलांग लगाकर मैं अंदर गया। दरवाजे को बंद करने की कोशिश की थी किसी ने। कोई तो अदृश्य ताकत थी इस घर में। मुझे पत्थर ढूंढना था और निकलना था यहां से। लेकिन घर के अंदर लाल रंग की लालटेन को पकड़े मुझे घबराहट हो रही, क्योंकि दीवारें लाल थीं। लाल लाल रंग जब आंखों में पड़ने लगता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। बड़ा भयानक एहसास था। फर्श भी लाल, दीवारें भी लाल, सब कुछ लाल लाल जैसे खून से सना हो। फिर मैंने उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की। 2 कमरों में पत्थर था ही नहीं। तांत्रिक ने बताया था चमकदार पत्थर है, मुझे सामने नजर आ जाएगा। मैंने 2 कमरों में देखा पत्थर नहीं, तो मुझे लगा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता हूं, पत्थर ऊपर होगा। मैं जल्दबाजी दिखा रहा था, पत्थर लेकर इस घर से निकलना चाहता था। तांत्रिक ने बताया था रास्ते पर खतरा है, लालटेन मुझे बचाएगी। गांव में खतरा है, लालटेन मुझे बचाएगी। लेकिन घर में खतरा है, लालटेन ज्यादा असर नहीं डाल सकती। जो घर में है वो खतरनाक है। सीढ़ियां चढ़ने लगा, मेरी गाल पर जो चमाट पड़ी, पटैक की आवाज आई थी जो पूरे घर में गूंजी। दीवार पर मेरी गाल टकराई थी। नजर कोई नहीं आया, लेकिन थप्पड़ जोरदार था। मैंने अपनी गाल पर एक हाथ रखा, दूसरे हाथ में लालटेन थी। आवाज लगाई मैंने, कौन हो तुम? कौन हो? छिपकर वार करते हो? सामने आओ। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, सामने आना चाहता मैं, तुझे डराना चाहता मैं, आ नहीं सकता, मजबूरी मेरी भी है, लेकिन नजर नहीं आऊंगा, तुझे यहां से भगाऊंगा। मैंने कहा मैं डरता नहीं, जो करना है कर ले, मैं पत्थर लेकर जाऊंगा। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था जो करना है कर ले। उसने जो करना था वो किया, उठाकर मुझे जमीन पर पटक दिया। इतनी जोर से पटका, लालटेन दूसरी तरफ पड़ी थी। मैं इस तरफ गिरा, सर पर चोट लगी, कान मेरा मुड़ चुका था, कंधा भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। खड़ा हुआ मैंने उसे चेतावनी दी, देख तू मुझे डरा नहीं सकता। उसने मुझे उठाकर दीवार पर मारा। मैं फिर से नीचे गिरा। मैं उठा और कहने लगा, तू बेवजह गुस्से में क्यों आए जा रहा है? रुक जा। उसने 2 चमाटे मारी। मैंने कहा रुकता क्यों नहीं,
मारे क्यों जा रहा है भाई, रुक जाना। फिर वो रुका और कहने लगा, पहली बार जब तुमने बोला मुझे घमंड नजर आया, दूसरी बार जब तुमने बोला मुझे मजबूरी नजर आई, इस बार साफ साफ तुम्हारी शर्म और सब कुछ नजर आ रहा है। यहां ठीक है, क्या करने आए हो यहां? मैंने कहा बस मुझे पत्थर चाहिए। उसने कहा पत्थर चाहिए, पत्थर का तुम क्या करोगे? मैंने कहा मुझे तांत्रिक बनना है। वो हंसने लगा, वो जो भी था अदृश्य था और हंसता हुआ कहने लगा, पत्थर की ताकत को संभाल सकते हो? मैंने कहा जी संभाल सकता हूं, मुझे ले जाने दीजिए, आपको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आओ तुम्हें मैं पत्थर देता हूं, ऊपर वाले कमरे में है। उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां टेबल पर एक पत्थर रखा था जो चमकदार था, लोहे का और मिट्टी के मिश्रण से चमकदार सा बना हुआ पत्थर। वो कह रहा उठा पत्थर को। मुझे लग रहा कुछ तो गड़बड़ है, इतनी आसानी से पत्थर मिल गया। रास्ते में जो प्रेत वगैरह थे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यहां भी इसने चमाटे मारी, मुक्के मारे, धक्का दिया, लेकिन खुद ही पत्थर तक ले आया। अगर ये पत्थर चमत्कारी है, ताकतवर है, तो वो तांत्रिक अपने पास इस पत्थर को क्यों नहीं रखता? मुझे लगा ये पत्थर श्रापित हो सकता है। मैंने उस प्रीत को कहा, ये पत्थर में कैसी ताकत है? उसने कहा तू तांत्रिक बनना चाहता है ना, तुझे तांत्रिक बना देगा ये पत्थर। मैंने कहा मैं चीज़ों को हिला पाऊंगा? उसने कहा हाँ, आस पास तो अगर कहेगा ये हिलाना है वो हिलाना है, ये पत्थर की ताकत से वो चीज़ें हिलेंगी। समझ ले एक प्रेत तेरे वश में होगा। उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसी ताकत मिलेगी कि मैं बाकी प्रेतों पर हावी हो सकता हूँ, भूतों को भगा सकता हूँ, चीज़ों को हिला सकता हूँ। यानी मैं एक तांत्रिक बन गया और मेरे कान में एक ताकत ये बताएगी शायद वो कोई प्रेत होगा। बात ही बन गई। मैंने छलांग लगाई, पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही पत्थर को मैंने पकड़ा, मुझे सामने एक काले रंग का प्रेत नजर आने लगा। वो हंस रहा था, पूरा शरीर काला था उसका, जैसे कोई धुआं या कोई परछाई, चमकदार दांत थे उसके। मैं उसे देखकर डर गया। कौन हो तुम, कौन हो तुम? उसने कहा मैं वही हूं जो तुमसे बात कर रहा था, मैं इस पत्थर से जुड़ा था, मेरी ताकत अब तुम्हारी हुई। ये पत्थर के जरिए किसी ने उतारा करके मुझे यहां बांधा था। ये पत्थर मेरी आज़ादी थी। जिसने तुझे यहां भेजा है उसी ने मेरा उतारा किसी और से किया था। अब पत्थर के जरिए मैं तेरे साथ हूं, यानी कि तू मुझे कहेगा मैं वो काम करूंगा। मैंने कहा बेहतर है, तुम तो काफ़ी ताकतवर लगते हो। उसने कहा हाँ, बस कुछ बुरी आते हैं मुझे। मैंने कहा बुरी आते कैसी? उसने 2 चमाटे लगाई, मेरे 2 मुक्के मारे, मुझे गिरा दिया और फिर कहने लगा मैं हिंसक हूं, मुझे हिंसा करना बहुत पसंद है। तुम कहोगे कि दूसरों के साथ हिंसा करनी है या नहीं करनी है, ये करना है वो करना है। मुझे तुम्हारे साथ हिंसा करना पसंद है, यानी जो मेरा मालिक है, जिसके ऊपर मेरा असर है, मैं उस पर हिंसा करता हूं। रात के वक्त, दिन के वक्त मैं गुलाम हूं। अब हिंसा की बारी है। उसने मुझे पीटा, लेकिन चलने लायक छोड़ा। लालटेन को जमीन पर मारकर तोड़ दिया था मैंने, गुस्से में। तांत्रिक पर गुस्सा आ रहा था। पत्थर लेकर मैं तांत्रिक के पास पहुंचा और चेहरे पर बने निशान देखकर तांत्रिक कहने लगा, तांत्रिक बन गए, बधाई हो, बधाई हो। मैंने कहा खाक की बधाई, पहले सच क्यों नहीं बताया था? वो हिंसक है, मारेगा रात को, दिन के वक्त मेरे काम करेगा। तांत्रिक ने कहा अब बता देता तो तुम ये करते, और वैसे भी मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। अब देखो मैंने तुम्हें तांत्रिक बना दिया है, लाइफ टाइम मुझे 1500 रुपये मिलते रहने चाहिए। मैं उस तांत्रिक पर गुस्सा दिखाना चाहता था, लेकिन उसने काम तो किया था। मजबूरी में मैं उस डेरे से निकला था और मुझे लगा था जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक कम से कम पत्थर को रखना तो होगा। लेकिन इतने ही दिन में ये सब कर लिया मैंने। क्या वो तांत्रिक यानी गुंजन का बाप ये बात मानेगा? लगभग 5 दिनों में मुझे इतना पीटा था उस प्रीत ने कि 6ठे दिन मैं सीधा गुंजन के घर। गुंजन का बाप बाहर आया और मैं कहने लगा, अंकल मैं तांत्रिक बन गया, मैं तांत्रिक बन गया।
वो कहने लगे, इतनी जल्दी 5 दिन में कौन सी सिद्धि कर ली तुमने? मैंने कहा, प्रेत पत्थर सिद्धि। अब ऐसी ताकतें मेरी काबू में हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिन का वक्त था। मैंने चीजें हिलाकर दिखाई। उन्होंने एक प्रेत मेरी तरफ छोड़ा और मेरे हाथ में जो पत्थर था उसकी ताकत से वो शक्तिशाली प्रेत किसी को भी काबू कर सकता था। 2 प्रेत मेरे काबू में आ गए। दूसरे वाले को भी मैंने गुलाम बना लिया। और गुंजन के पिता बहुत हैरान, बहुत परेशान और कहने लगे, तुम अगर 5 दिनों में ये कर सकते हो तो 1 साल में पता नहीं क्या कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने गुंजन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। लगभग 10 दिन बाद शादी थी और 10 दिन मेरे शरीर पर अपने आप निशान क्यों उभर रहे हैं, गुंजन भी पूछती थी। गुंजन के पिता भी पूछते थे और मैं कहता था, मैं तांत्रिक बना हूं, साधनाएं करता हूं, सिद्धियां करता हूं, बता नहीं सकता मुझ पर कैसी काली ताकतें हावी होती हैं। शादी होने के बाद मैंने गुंजन को सच बताया था और सुहाग रात वाली रात गुंजन मेरे करीब नहीं आ सकी क्योंकि कपड़े उतार कर मुझे किस तरह से पीट रहा था वो प्रेत, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था। निशान शरीर पर पड़ते थे और उसके बाद गुंजन ने अगले दिन कहा था, इससे छुटकारा पाओ, और मैं उसी तांत्रिक के पास अपना उतारा करवाना चाहता था। उस तांत्रिक ने कहा, एक प्रेत का 5 उतारा हो सकता है। अब लगभग 10 सालों तक इसका उतारा कोई कर नहीं सकता। ये ताकत तुमसे जुड़ी है, लेकिन इतना है, पत्थर के जरिए अगर तुम इसे आगे किसी को दे दो, कोई ऐसा जो इसे मोहित कर सके, जिसके पास ऐसी ताकतें हों, सिद्धियां प्राप्त की हों, तब इस पत्थर के जरिए ये प्रेत उससे चिपक सकता है। मैंने जल्दी से पत्थर उस तांत्रिक के हाथ में रखना चाहा और उसने कहा, चालाकी नहीं, मैं नहीं, कोई और ढूंढना होगा। मैं क्या करता, मजबूर था। मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी, तो मुझे एक ही इंसान ऐसा लगा जो मेरी मदद कर सकता था, ससुर जी। अगली सुबह जब मैं और गुंजन घर आए थे, तब ससुर जी मुझे गले मिलना चाहते थे और मैंने कहा, ससुर जी एक तोहफा है। ससुर जी ने हाथ आगे बढ़ाए और मैंने कहा, जी सिद्धि से एक चीज़ प्राप्त की है मैंने। पत्थर मैंने उनके हाथ पर रख दिया। प्रेत मुझसे अलग हुआ, मुझे महसूस हुआ और फिर वो प्रेत ससुर जी पर आ गया। ससुर जी ने कहा, ये क्या हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुमने मुझे एक बड़ी ताकत दी है। मैंने कहा, जी ये चमत्कारी पत्थर की ताकत है। जल्दी जल्दी उस घर से निकले थे हम। फिर मुझे उस प्रेत ने जिंदगी में कभी परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ससुर जी हमारे घर आए थे और वो कह रहे थे, ये क्या चीज़ दी है तुमने, रात को इसे काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। जितनी भी सिद्धियां की हैं, साधनाएं की हैं, किसी काम नहीं आती। ससुर जी रात को अकेले जंगल में साधना करने के लिए जाते हैं और शरीर पर उनके निशान होते हैं और सबको वो यही कहते हैं, मैं मुश्किल साधनाएं करता हूं। लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अब मेरे ससुर जी तंत्र मंत्र छोड़ चुके हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं और इस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर किया है उस पत्थर ने। मैं भी लिखना छोड़ नहीं पाया हूँ। लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जीवनी मैंने अपने हाथों से लिखी है। इसे आप मेरी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ ऐसा है जो मैंने भोगता है, जो मैंने देखा है और मैं बस आपको अनुभव करवाना चाहता था। ये ज़रूर बताइएगा मेरा अनुभव आपको कैसा लगा।